हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। इस वीडियो में हम परमेबिलिटी क्या होती है ये देखने वाले हैं। इम्पॉर्टेंस क्या होती है परमेबिलिटी की, डार्सीज लॉ क्या होता है, डार्सीज लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और हम शॉर्ट में देखेंगे कि फ्लो नेट क्या होता है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परमेबिलिटी क्या होती है, परमेबिलिटी को हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। परमेबिलिटी जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि अगर कोई एक सॉइल मास हम कंसीडर करते हैं, अगर वो लूज सॉइल है, एक सॉइल के पार्टिकल्स हैं और वो लूज सॉइल है। लूज सॉइल का एग्जांपल सैंड और ग्रेवल, ठीक है, ये एक सॉइल मास है। अब इसमें अगर वॉइड्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं और इंटरकनेक्टेड वॉइड्स हैं, दैट मीन्स अगर वाटर एंटर कर रहा है सॉइल में तो वो वॉइड्स के थ्रू पास हो जाएगा, परकोलेट हो जाएगा। मतलब सॉइल वाटर को परमिट कर रहा है अपने अंदर फ्लो होने के लिए, इसे ही हम बोलते हैं परमेबिलिटी। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ पोरस मटेरियल, पोरस मटेरियल मतलब लूज सॉइल, विच परमिट्स द पैसेज और सीपेज ऑफ वाटर और अदर फ्लूइड्स थ्रू इट interconnected voids. Next है a material having continuous voids। अगर किसी मटेरियल में कंटिन्यूस वॉइड्स हैं तो उसे हम बोलते हैं परमेएबल मटेरियल। ग्रेवल आर हाईली परमेएबल, ग्रेवल तो पता ही है, ठीक है, जो 4.75 mm सीव के ऊपर रिटेन हो जाता है उसे हम बोलते हैं ग्रेवल। ग्रेवल जो होता है वो बहुत हाईली परमेएबल होता है, वाइल स्टिफ क्ले इज़ द लीस्ट परमेएबल एंड हेंस सच अ क्ले इज टर्म्ड एज इम्परमेबल फॉर ऑल प्रैक्टिसेस पर्पस। देखिए जो क्ले होता है उसमें उसकी जो परमेबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होता है, और हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि क्ले जो होता है वो इम्परमेबल भी हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है। टू स्टडी द रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ सैचुरेटेड कंप्रेसिबल सॉइल लेयर। अगर कोई कंप्रेसिबल सॉइल लेयर है तो उसमें कितना सेटलमेंट हो रहा है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं परमेबिलिटी के थ्रू। दूसरा हम कैलकुलेट कर सकते हैं सीपेज। अगर कोई अर्दन स्ट्रक्चर है जैसे कि डैम है, स्लोप का कंस्ट्रक्शन करना है, उसकी स्टेबिलिटी डिटरमाइन करनी है, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थ्रू परमेबिलिटी। To calculate the uplift pressure under hydraulic structure and their safety against piping। अगर कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्क है या फिर डैम है, कोई वाटर स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर जनरेट होता है वाटर के कारण, जिससे क्या होता है अगर हम उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस होते हैं। तो हम ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं परमेबिलिटी के थ्रू। फोर्थ है ग्राउंड वाटर फ्लो टूवर्ड्स वेल्स एंड ड्रेनेज ऑफ सॉइल। ग्राउंड वाटर का फ्लो और जो सॉइल में वाटर फ्लो हो रहा है तो ये भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं परमेबिलिटी के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डार्सीज लॉ क्या होता है। द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल was first studied by Darcy's 1856। डार्सीज नामक साइंटिस्ट ने 1856 में इसका एक्सपेरिमेंट किया था। किसके लिए किया था, लेमिनार फ्लो के कंडीशन में, और सॉइल को सैचुरेटेड मानकर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। द रेट ऑफ फ्लो और द डिस्चार्ज परमिट टाइम इज़ प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। मतलब कि डार्सीज लॉ के थ्रू हम जो टाइम है, मतलब डिस्चार्ज होने में जो टाइम लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, मतलब आई के। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्यों क्या होता है, डिस्चार्ज होता है जिसको हम बोल रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के इनटू एरिया, ठीक है। अब एक क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब अगर हम इसको प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वेट करते हैं, मतलब हमको यहाँ पर कोई कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। अब हमको ये पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। अब इस ए को अगर हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसको हम इज इक्वल्स टू वी भी लिख सकते हैं और इज इक्वल्स टू के आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं।
V क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज वेलोसिटी, Q क्या है हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम, I क्या है हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और K क्या है डार्सीज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। क्या बोलता है डार्सीज कोफिशिएंट कि जो डिस्चार्ज है पर यूनिट टाइम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये डायग्राम शो किया गया है जहाँ पर एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल है जिसकी हाइट है h1 और हमने एक स्क्रीन लगाया है जिसके बाद हमने कुछ सॉइल मास को फिल किया है जिसकी हाइट है z। इसके बाद हमने एक खाली कंटेनर रखा है। तो वाटर क्या है, अगर ये सॉइल परमेबल है तो इस स्क्रीन से वाटर एंटर करता हुआ वॉइड्स के थ्रू इस कंटेनर पहुंचेगा। अब जैसे जैसे कंटेनर की हाइट बढ़ती जाएगी उतना हम उसके अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो सॉइल है वो कितना परमेबल है। तो इसको हम H2 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीन है। आगे देखते हैं। अब देखिए डार्सीज लॉ के थ्रू हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू Q बाई A इज इक्वल्स टू KI। अब देखिए KI इज इक्वल्स टू हम पढ़ चुके हैं क्या होता है H बाई L, ठीक है, या फिर H बाई Z। ठीक, तो यहाँ पर H जो है वो हम H1 माइनस H2 जो ऊपर डेप्थ बच रही है उसको लिखेंगे इंटू K बाई L, मतलब ये H बाई L हो गया, ये K। I के जगह पे हम I के प्लेस में हम ये पुट करेंगे और K एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, देखिए इस हाइट से हमको पता चलेगा कि कितनी वाटर की हाइट फिल होते जा रही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी सॉइल उतना ही लूज़ है उतना ही परमेबल है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब डार्सीज लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या है। देखो हम कोई भी लॉ पढ़ते हैं तो उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। फर्स्ट है ये जो डार्सीज लॉ है वो वैलिड होता है सिर्फ लैमिनार फ्लो के लिए। अब लैमिनार फ्लो क्या होता है, अगर कोई एक फ्लूइड है और कोई दूसरा लिक्विड है वो पैरेलल फ्लो हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। अगर वो जिगजैग पैटर्न में फ्लो हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो ये जो डार्सीज लॉ है ओनली फॉर लैमिनार फ्लो कंडीशन के लिए वैलिड है। इट इज़ वैलिड एज लॉन्ग एज द रेनॉल्ट नंबर जिसे हम RE से रिप्रेजेंट करते हैं इज़ इक्वल टू और लेस देन यूनिटी। रेनॉल्ट नंबर का फॉर्मूला ये होता है V इंटू डी इंटू रो डब्ल्यू अपन ईटा इंटू जी लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब रेनॉल्ट नंबर अगर लैमिनार फ्लो के लिए है तो वो 1 से कम या 1 के बराबर हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। वेयर V इज इक्वल्स टू क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो, D डायमीटर ऑफ पाइप जिस पाइप में वाटर फ्लो हो रहा है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रो W डेंसिटी ऑफ वाटर और ईटा विस्कोसिटी ऑफ वाटर। अब थर्ड है द लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ द हाइड्रोलिक एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट इफ द इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल डज नॉट एक्सीड 3 mm। अगर हम लीनियर कंडीशन हमारी अगर जो फ्लो हो रहा है लिक्विड उसकी कंडीशन लीनियर है, लेमिनार फ्लो है, अगर वो लेमिनार फ्लो पर डिपेंड कर रहा है तो जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और वेलोसिटी ग्रेडियंट है उसमें जो इफ़ेक्टिव साइज़ होगा पार्टिकल का वो 3 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब 3 mm रेस्ट्रिक्टेड है, 3 mm से ज़्यादा नहीं हो सकता वरना डार्सीज लॉ फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्लो नेट क्या होता है। देखिए फ्लो नेट एक डायग्राम है जिसका यूज़ हम करते हैं किसी लिक्विड जो फ्लो हो रहा है उसकी स्टडी करने के लिए। ऑफ अ फ्लूइड थ्रू परमेएबल सब्सटेंस हैविंग 2 नेट्स ऑफ कर्व। इसमें हम जो स्टडी करते हैं वो परमेएबल मटेरियल की स्टडी करते हैं और इसमें हम 2 नेट के कर्व को कंसिडर करते हैं जिसमें से 1 कर्व रिप्रेजेंटिंग द फ्लो लाइंस, जो पहला कर्व रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा फ्लो लाइंस को, विच फॉलोज द पाथ ऑफ लिक्विड, जो कि लिक्विड के पाथ को फॉलो करता है, एंड द अदर रिप्रेजेंटिंग इक्विपोटेंशियल लाइन विच कनेक्ट्स द पॉइंट ऑफ इक्वल हेड। देखिए 1 कर्व आपका शो करता है, किसको शो करेगा, फ्लो पाथ को, ठीक है, फ्लो लाइन, और सेकेंड कर्व जो है वो इक्विपोटेंशियल लाइन को शो करेगा।
जो इक्विपोटेंशियल लाइन कैसे मिलेगा हमको, हम जब सारे इक्वल हेड्स को कनेक्ट करते हैं तो हमको इक्विपोटेंशियल लाइन मिलता है, और अगर हम लिक्विड के पाथ को कनेक्ट करते हैं तो हमको फ्लो लाइन मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 2 सेट ऑफ कर्व का यूज़ करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये डायग्राम दिख रहा है हमको, ये एक कर्व है और सेकंड कर्व ये है। 2 सेट्स ऑफ कर्व का हमने यूज़ किया। ये एक शीट लगी हुई है, ये वाटर टेबल है। अब वाटर टेबल देखिए, यहाँ पर वाटर टेबल H2 हाइट में है, यहाँ पर H1 हाइट में है। ये फ्लो लाइंस हैं। देखिए वाटर यहाँ से एंटर करेगा और इस पाथ से होता हुआ इधर एंटर करता जाएगा। ठीक है, अब इक्विपोटेंशियल लाइन हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्लो लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। अब ये कैसे कनेक्ट होंगी, कांस्टेंट हेड ये है। ठीक है, इसको कनेक्ट करते जाएंगे तो हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन ड्रॉ होता जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से इस साइड से होता हुआ ये। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट और है कि ये जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं फील्ड। फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और अगर 2 फ्लो लाइन और 2 इक्विपोटेंशियल लाइन को कनेक्ट किया जाए तो हमको एक स्क्वायर पोर्शन मिलता है जिसे हम बोलते हैं फील्ड। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है फ्लो नेट के। तो द फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स मीट एट राइट एंगल टू वन एंड अनदर। देखिए जैसे मैंने बताया कि इक्विपोटेंशियल लाइन और फ्लो लाइन जिस पॉइंट में मिलते हैं वहाँ पर 90 डिग्री बनता है। ये देखिए 90 डिग्री बना, ये भी 90 डिग्री बना। ये फ्लो लाइन है और ये इक्विपोटेंशियल लाइन। नेक्स्ट पॉइंट, द फील्ड्स आर अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर। अभी देखा था हमने, ये देखिए स्क्वायर, सो दैट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन टचिंग ऑल द 4 साइड्स ऑफ स्क्वायर। अगर हम इसके पूरे साइड को कनेक्ट करते जाएं तो हमको एक सर्कल फॉर्म होता हुआ दिखता है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इच फ्लो चैनल इज़ द सेम। हर एक चैनल में जो वाटर फ्लो होगा वो सेम इंटेंसिटी से फ्लो होगा। सिमिलरली द सेम पोटेंशियल ड्रॉप अकर्स बिटवीन 2 सक्सेसिव इक्विपोटेंशियल लाइन। तो हर इक्विपोटेंशियल लाइन में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी इंटेंसिटी और पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो सेम होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्मॉलर the dimensions or the field greater will be the hydraulic gradient। जो डायमेंशन जितना छोटा होगा, जितना स्मॉल होगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू इट, वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। इन अ होमोजीनियस सॉइल, हम जो इसमें सॉइल मास कंसीडर करते हैं वो हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो होमोजीनियस है। एवरी ट्रांजिशन इन द शेप ऑफ द कर्व इज़ स्मूथ। जो कर्व बनेगा वो स्मूथ होगा, बिंग आइदर इलेप्टिकल और पैराबोलिक इन शेप। ठीक है, हमारा जो कर्व है वो स्मूथ होगा। ठीक है, आइदर इलेप्टिकल और पैराबोलिक इन शेप। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है फ्लो नेट, और इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।